नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उन्होंने जिस तरह का दावा किया कि मंदिरों में तो चढ़ावा चढ़ता है, मस्जिदों में चढ़ावा नहीं चढ़ता, उनके इस दावे की हवा तो सीजीआई गवाही ने ही निकाल दी। देखिए, अगर कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहे हैं तो आपको अपने ब्रीफ से जुड़ करके ही आर्गुमेंट करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसी कोई बात जो कि एक दूसरे के सेंटिमेंट को अफेक्ट करती है, आपको बोलने से परहेज करना चाहिए। यहाँ पे जो कोई बात करनी है, आपकी क्या चीज अच्छाई है, आपकी क्या डिमांड है, उसकी बात करिए। दूसरे के बारे में आप कमेंट करने वाले कौन होते हैं? आपको किसने अथॉरिटी दे रखी है? हम तो नहीं कुछ कहने जा रहे हैं आपके बारे में। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जब रमजान का महीना आता है तो जो मदरसे के लोग होते हैं और बाकी सारे लोग होते हैं, एक जो इस्लाम में कहा गया है कि आप जकात करना है, एक निश्चित परसेंटेज ऑफ योर इनकम यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द रिलीजन। धर्म के लिए हर व्यक्ति को जो है अंशदान करना है। और जो लोग अंशदान नहीं करते हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, आप चाहें तो ऑफ कैमरा किसी भी मुस्लिम भाई से मेरे पूछ लें जिसने देना बंद कर दिया है कंट्रीब्यूशन या कम देता है, उसके साथ फिर किस तरह का व्यवहार लोग करते हैं। तो हमारे धर्मों के बारे में कमेंट करने से पहले आपको लीगल इश्यूज पे स्टक होना चाहिए। अगर एक वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह से मतलब अपने विषय से इतर आर्गुमेंट कोर्ट में करता है तो निश्चित ही अदालत उस पर इतराज करती है। और जैसा आपने कहा कि सीजीआई साहब ने खुद ही इनके आर्गुमेंट की हवा निकाल दी, तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि सीजीआई साहब भी बौद्ध समाज से आते हैं और उनको भी धर्म की समझ है। तो उनको भी पता है कि अगर आप कोई दूसरे धर्म पे कमेंट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो निश्चित ही आप डिरेल हो रहे हैं अपनी फाइल से, या डिरेल हो रहे हैं आर्गुमेंट से, या फिर आपकी फाइल में कोई मटेरियल है नहीं बोलने के लिए। और वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कपिल सिब्बल साहब को बड़ा ऐतराज है। उनका कहना है कि 100-200 साल पुरानी वक्फ की संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन के पेपर कहां से लाए जाएंगे। लेकिन हम सबको याद है कि राम मंदिर के मामले में यही वो अधिवक्ता है जो कहते थे कि सबूत लेकर आओ कि वहां पर भगवान श्री राम पैदा हुए हैं, ये मंदिर उनका है। और तब वो सबूत लाए भी गए थे। 500 साल, 600 साल, हजारों साल पुराने राम मंदिर के सबूत तो मांगते थे, लेकिन अब वक्फ की प्रॉपर्टियों के लिए उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि सबूत ही नहीं है, कागज ही नहीं है। नहीं, इस तरह से बातें करना जो है, निश्चित ही लगता है कि आपके पास बोलने के लिए मटेरियल नहीं है कोर्ट में। मैं तो इसको इसी लहजे से देखता हूं। कोई भी अधिवक्ता, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कोई भी, जब अपने फाइल से इतर आर्गुमेंट करता है तो हम लोग ये मानते हैं और अदालत भी ये मानते हैं कि इनके पास कुछ है नहीं मसाला कोर्ट में बोलने के लिए। और जब इस तरह की बातें आती है कि भाई 200 साल के पुराने कागज कहाँ मिलेंगे, कहाँ से लाए जाएंगे, तो वह व्यक्ति कह रहा है जिसने एक तरह से कहें कि भगवान राम को कोर्ट में खड़ा कर दिया। भगवान राम का एज ए माइनर ट्रायल हुआ है कोर्ट के अंदर। उन्होंने अपना जो मुकदमा लड़ा है एक माइनर की तरह लड़ा है। तो सोचिए, हमारे भगवान कोर्ट में खड़े हुए हैं और खड़ा किया किसने है? इन्हीं लोगों ने तो। और वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो पहले से ही सीजीआई ने तो ये पूछा था, तो उसमें दिक्कत किस बात की है? आपको समस्या क्या है उसको प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर? ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत हो रही है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। 1995 के एक्ट में भी था, 25 में भी है, उसके पहले के प्रावधान में भी था। लेकिन जो बात कही जा रही है कि ट्रांसपेरेंट वे में हर चीज का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, घोस्ट अकाउंट क्रिएट करके या डमी चीजें जो करके आप करते थे, उन सब चीजों पर रोक लग रही है। और शायद इसीलिए जो है इस वक्त कानून को रोका जा रहा है आने से जो है। संदीप जी, हमने देखा था कि अभी करीब करीब 1 महीने के आसपास हुआ है वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को, देश की राष्ट्रपति को एक दिशा निर्देश दिया था कि कैसे बिल अगर आपके पास है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, आप ज्यादा दिन तक उसको नहीं रख सकते। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवालों की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। और फिर उपराष्ट्रपति ने भी फिर से सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले सुनाए जाते हैं उनको एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि ये जो 14 सवाल है और उपराष्ट्रपति बार बार जस्टिस वर्मा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, ये एक तरह से न्यायपालिका की दिक्कतें बढ़ा रहा है? देखिए, एक बात मैं कहूं मोदी जी की सरकार का कि पिछले 10 साल से एक तरह से कहें उन्होंने टकराव टालने की भरपूर कोशिश की है।
कहते हैं ना कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कभी कभी टकराव होते हैं, उसको हर समय पे, और उन्होंने जहां कहीं भी लगा कि न्यायपालिका को कोई असुविधा हो रही है किसी कार्यपालिका के किसी अधिकारी से या किसी कार्य से, तो एकोमोडेट भी किया है, और अदालत ने भी उन चीजों का कहीं ना कहीं सम्मान रखा है। लेकिन अभी जो कुछ चीजें घटित हुई हैं इधर, मतलब पिछले 3-4 महीने में, वह एक ऐसे लेवल पे आ गई जिसमें लगता है कि अब नैतिकता, मोरालिटी और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी बातें जो है अब किताबी हो रही हैं। और एक संस्था ऐसी है जो बैठे हुए उपदेश तो दे रही है लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रही है। तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब कोई चीज आप शुरू करते हो तो पहले अपना घर ऑर्डर में करना होता है। और ये जो सवाल उठे हैं, 14 सवाल शायद नहीं आए होते अगर वो घटना नहीं हुई होती जो होली के तुरंत बाद हुई। लुटियंस जोन में किसी न्यायाधीश के घर में अगर कोई घटना होती और 5 दिन तक उसकी भनक नहीं लगती है, और उसके बाद जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश हुई, अब विषयांतर दूसरी तरफ हो जाएगा हम लोगों के बहस का, मतलब आज की वार्ता का, नहीं तो निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर ली गई। एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग गया, वह पद से हटने की बजाय, पद से रिटायरमेंट लेने की बजाय या छुट्टी पर जाने की बजाय बेशर्मी से शपथ ले रहा है दूसरे हाई कोर्ट में जाकर के। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप बाकी सबके लिए उपदेश देते हो कि अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो आप सस्पेंड हो जाओगे, और अपने शपथ लेने के लिए व्याकुल हो, चोरी छुपे जाकर के शपथ ले रहे हो। और जब 3 जजों की जांच हो गई, देखिए कार्यपालिका ने बहुत सम्मान किया, व्यवस्थापिका ने बहुत सम्मान किया, लेकिन जब 3 जजों की जांच हो गई, सब्सटेंशियल मटेरियल सामने आ गए और यह बियॉन्ड डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था उस आवाज में या उस मामले में, तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी देश के एक नेता नहीं हैं, प्रथम नागरिक हैं और द्वितीय नागरिक हैं, सीधे सी बात है। तो जिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को केशवानंद भारती के केस में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने खुद बनाया था, वो किसी संसद का पास किया हुआ कानून नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह मूलभूत ढांचा है जिसको डैमेज नहीं किया जा सकता। हमारा लोकतंत्र जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये सारी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर हैं। पत्रकारिता की स्वतंत्रता या कहें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता जो कहते हैं, ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर दिया उसको आप खुद डैमेज कर सकते हैं, या उसको डैमेज होते हुए देख सकते हैं, या कोई दूसरा अंग सरकार का उस पर नहीं बोल सकता है? सिर्फ इसलिए कि आपने वो अंग बनाया है, विधायिका नहीं बोलेगी, कार्यपालिका नहीं बोलेगी? क्या देश के राष्ट्रपति को हक नहीं है कि अगर संविधान के बेसिक ढांचे पे कोई अटैक हो रहा है तो वह ना बोले? 14 सवाल, उसमें 2 सवाल और हैं जो बेसिक हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब एक बार हुई थी कि संविधान रिव्यू किया जाएगा, देश के संविधान रिव्यू होगा, तो कुछ विपक्ष ने जो है शोर शराबा मचाया कि देश का संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, देश का सिस्टम बदलने की कोशिश हो रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, जो है बहुत हाय तौबा मची थी। आज क्या हुआ है? इस फैसले में अगर आप जाएं तो बहुत दूर की बातें निकल करके सामने आती हैं। अगर आप राष्ट्रपति जी को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कॉपी करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्राउन के लिए या क्वीन के लिए वर्ड यूज होता है किंग कैन डू नो रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव किंग। राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ये माना जाता है, और राजा खूब जिए, यही केवल इच्छा है संविधान की वहां के, और राजा पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। दूसरी बात, वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट है आर्टिकल 361 में, कि हमारे राष्ट्रपति जी को पूरी मुक्ति मिली हुई है किसी तरह के सिविल और क्रिमिनल केस से। वही मुक्ति हमारे गवर्नर साहब को भी मिली हुई है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देश को प्रोटेक्ट करने का अंतिम दीवार जो है वही है, क्योंकि वही देश के सर्वे सर्वा है लास्ट।
और अगर उनसे कोई चूक होती है तो देश बर्बाद हो सकता है, देश का संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो सकता है। और जहां कहीं भी आपने देखा है राष्ट्रपति पे अटैक हुआ या इस तरह की चीजें हुई हैं, वहां का लोकतंत्र किस तरह से है हमारे पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। तो जब ये सवाल उठता है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं और आपने राष्ट्रपति जी के लिए लिख दिया कि 3 महीने के अंदर अगर आपने या गवर्नर साहब ने उसको सहमति नहीं दी तो वो जो है डीम्ड हो जाएगा कि सहमति मिल गई। इसमें आपने क्या किया, सारी संविधान की मतलब कहते हैं धज्जियां उड़ी हैं। मैं तो कह रहा हूं मुझे बड़ा दुख है इस बात पे कि इन बातों को मतलब कैसे माननीय लोगों ने कंसीडर नहीं किया। और 142 में आपने ये सब चीजें की, जब संविधान के आर्टिकल 145(3) में लिखा है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर भारत के संविधान के निर्वचन की कोई बात है तो वहां पर 5 से कम जज तो हो ही नहीं सकते। 5 जजों की पीठ ही सुनेगी, तो 2 जजों की पीठ कैसे सुन सकती है। दूसरी बात, जब संविधान में डेलिबरेट प्रोविजन है तो 142 इन्वोक कैसे हो सकता है। 142 का बेसिक पर्पज है कि जहां कोई कानून नहीं है उस लूप होल को भरने के लिए, अगर आप उसमें वर्ड पढ़ेंगे तो कंप्लीट जस्टिस लिखा हुआ है, पूर्ण न्याय करने के लिए। जब कहीं ऐसा लगे देश की सर्वोच्च न्यायालय को कि संविधान में व्यवस्था नहीं है, कानून में व्यवस्था नहीं है और न्याय हित में ऐसा किया जाना आवश्यकता है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 142 की पावर दे दी कि भाई कंप्लीट जस्टिस हो। इस बात का ना इंतजार किया जाए संसद कोई कानून पारित करे तभी ये काम होगा। तो जहां कानून पहले से है वहां पे आपने 142 इन्वोक कर दिया, मतलब एक इनकम्पिटेंट बेंच ने वह फैसला दिया जिसमें कि हमारे राष्ट्रपति जी को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया गया किसी भी काम के लिए कि आप 3 महीने के अंदर करिए। अब बताइए, अगर राष्ट्रपति जिम्मेदार है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक भावनाओं के हिसाब से कहा जाए सेरेमोनियल हेड है, उसको डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं किया गया है, तो आपने देश में तो सरकार का सिस्टम ही बदल दिया। आपने तो राष्ट्रपति को जिम्मेदार बना दिया, मतलब देश का हेड जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह देश की राष्ट्रपति जी हैं। तो आपने तो लोकतांत्रिक ढांचा ही बदल दिया भाई अपने एक फैसले से। और वो भी संदीप जी 2 जजों की खंडपीठ ने, जबकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का मामला है तो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इस बारे में कुछ करना चाहिए था या 7 जजों की बेंच को, लेकिन यहाँ तो 2 जजों ने ही फैसला सुनाया। नहीं, आपने पूरे जो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही अटैक कर दिया। आखिर जब आर्टिकल 74(1) कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इट हेड एंड प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन हिज एड एंड एडवाइस, मतलब राष्ट्रपति अपने कोई काम नहीं करेगा, जो कैबिनेट प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद उसके एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। जब उसको काम ही एड एंड एडवाइस पे करना है तो आपने उसको रेस्पॉन्सिबल कैसे कर दिया। और जब मैं यहाँ राष्ट्रपति जी को बात कर रहा हूं तो आपके दर्शकों को समझना चाहिए मैं राज्यपाल जी का नाम भी ले रहा हूं, क्योंकि संविधान में बराबर व्यवस्थाएं उसी तरह ही हैं दोनों की जी। अब इस तरह की जब व्यवस्था आप दे रहे हैं तो आपने तो एक तरह से कहें देश के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही अटैक है। तो जिस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, क्या वह खुद ही उस डॉक्ट्रिन को धाराशायी कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है और इसका जवाब हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को शायद मांगना चाहिए था अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी कि क्या इसको ये न माना जाए कि आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है देश पे थोप दिया। संदीप जी, ये जो मामला था ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 10 बिल भेजे गए थे, उन्होंने उस पर साइन नहीं किए, फिर मामला प्रेसिडेंट के पास चला गया और तब कपिल सिब्बल साहब ने ही एम.के. स्टालिन का ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। और उसके बाद आप देखिए कि उसका नतीजा क्या हुआ कि राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो बिल जो है वो कानून बन गए तमिलनाडु में। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वहां की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उसका हेड वाइस चांसलर जो थे वो राज्यपाल होते थे, अब वहां के सीएम बन गए हैं एम.के. स्टालिन। तो ये तो लागू हो गया। तो ये तो और भी खतरनाक चीज है लोकतांत्रिक या संविधान के नजरिए से। एम.के. स्टालिन का राज्य तमिलनाडु क्या भारत से बाहर पड़ता है या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है कि राज्यपाल के दस्तखत हुए बिना वो 10 बिल जो कानून में तब्दील हो चुके हैं? अंजू जी, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल दे रहा हूं। सपोज करिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी होती और आज महबूबा जी की सरकार होती वहां पे,
चलिए, मैं तो उमर साहब को थोड़ा बहुत तो मानता हूं कि वो राष्ट्रवादी हैं और दिल्ली की तरफ झुकाव रहता है उन दोनों लोगों का, पिता पुत्र का जो है। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा पास कर देती कि हमें जो है भारत के साथ नहीं रहना है, हम एक अलग देश हैं, और यह बिल जो है गवर्नर के पास भेजा जाता साइन करने के लिए। और इसी पैटर्न पे जम्मू कश्मीर कहता कि जैसे ही 90 दिन हो जाएगा हम तो भारत से अलग हो जाएंगे, बिल तो पास हो जाएगा। मतलब किस तरह की बातें हो रही। जो संवैधानिक परंपराएं हैं उसको आप कैसे बाईपास कर सकते हैं। संवैधानिक परंपराएं हैं कि जब देश का राष्ट्रपति आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनवाइट करता है तो आपके राष्ट्रपति भवन में बुला करके सेरेमोनियल शपथ दिलाई जाती है, आपसे साइन कराया जाता है। आज तो डिजिटल युग है, आप एक ईमेल अपने एनआईसी की ईमेल आईडी भेजिए कि कल 10:30 बजे मैं काम संभाल रहा हूं, साइन की क्या जरूरत है, मैं डिजिटली साइन कॉपी भेज रहा हूं राष्ट्रपति जी, इंटीमेशन लीजिए और आप हमको भी मेल कर दीजिए, बात खत्म। इतने सारे प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और सारे लोगों का उस हाल में इकट्ठा होने की जरूरत क्या है। डीम्ड सब कुछ कर दीजिए, डिजिटल कर दीजिए। संवैधानिक परंपराएं भी कुछ चीज होती है। देश और लोकतंत्र, और खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी या दुनिया के किसी भी देश में जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर ब्रिटेन से लिए गए, और ब्रिटेन के संविधान लिखित ही नहीं है। आपको आज पता होगा कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो सारा परंपराओं पे ही बेस है। कहीं किताब नहीं है कि आप ले आइए मार्केट से खरीद के कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इस तरह की कोई किताब नहीं है। सारी परंपराएं हैं और उन परंपराओं को ही फॉलो किया जाता है आज तक, और उसी को हमने कोडिफाई किया अपने संविधान में। तो जब एक परंपरा बनी हुई है कि राष्ट्रपति जी किसी बिल पे साइन करेंगे, गवर्नर किसी बिल पे साइन करेंगे तभी कानून बनेगा, तो इस तरह का डीम्ड कर देना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये चूक हुई है। और जिसको राष्ट्रपति जी ने जो कहा है ना कि 14 सवाल, ये 14 सवाल नहीं है, एक मौका है आत्मचिंतन का, फिर से रिकंसाइल करने का उन सब विषयों को जिसको उठाया गया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में देश में उठ रहे सारे सवालों का जवाब देने का सम्मान के साथ। क्यों? क्योंकि अगर इसको अपील में भी जाया जा सकता था, रिव्यू में भी जाया जा सकता है, क्यूरेटिव में भी जाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन होता, लास्ट ऑप्शन क्या होता कि उस रिजल्ट को नलीफाई करने के लिए संसद में कानून लाना पड़ता, जैसा सायराबानो के केस में आपने सुना था। लेकिन उसमें क्या होता, न्यायपालिका के सम्मान को ठेस लगती कि आपने न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए संसद से कानून पास किया। लेकिन 143 के रिव्यू में क्या है, आप जो जो सवाल उठे हैं उस पर एक रीजनिंग अगर दे देते हैं तो निश्चित ही सारे सवालों पे जो सवाल उठ रहे हैं वो भी शांत हो जाएंगे, और जो सोशल मीडिया हुआ या आम जनता हुई जो सवाल पूछ रही है उसका भी जवाब मिल जाएगा, और न्यायपालिका का सम्मान भी बचा रहेगा। संदीप जी, तमिलनाडु की बात एक बार फिर कर रही हूँ आपसे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये जो राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल भेजे सुप्रीम कोर्ट को, इसको लेकर बाकायदा गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है कि वो राष्ट्रपति के इन 14 सवालों का बहिष्कार करें, बायकॉट करें, इसके खिलाफ मैदान में आए। ये तो और बड़ी हिमाकत है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। क्या उनकी सरकार भारत के संविधान के अनुसार नहीं बनती है? क्या वो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं? देखिए, नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है। वो 14 सवाल देश की सर्वोच्च न्यायालय से पूछे गए हैं, नेताओं से नहीं पूछे गए हैं। और इस तरह के सवाल उठा करके या ये कहें कि आप राजनीति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इस सवालों का जवाब क्या है। इन सवालों में यही है कि आपने गलती की है, और जनता में बहुत बड़ा रोष है, और सारे लोगों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, कॉलमनिस्ट, पत्रकार, सभी लोगों ने लिखा है, जम करके बोला है उस चीज के बावजूद, जबकि सबको पता है कि कंटेम्प्ट नाम का हथियार देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो अगर कुछ नहीं है तो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता क्यों हिम्मत किए बोलने की? निश्चित ही उनकी भावनाएं कहीं न कहीं अंदर से आहत हुई कि ये तो संविधान का मूल ढांचा ही अटैक हो रहा है, संविधान की मूल भावना ही अटैक हो रहा है, संवैधानिक परंपराओं का ही अटैक हो रहा है। नहीं तो कहते हैं कि टोलरेट दोनों तरफ से किया जा रहा था बहुत समय तक, लेकिन जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद यह चीज बहुत आगे चली गई, और अब शायद तलवार कहते हैं ना म्यान से निकल चुकी है। अब देखना है कि
देश की सर्वोच्च न्यायालय इन सभी सवालों का जवाब देती है, या उसके पास एक अधिकार अपना अवेलेबल है? एक लाइन में वो कह सकती है कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो रिव्यू के फॉर्म में है, हमारे फैसले को रिव्यू करने के फॉर्म में है, और हमारा राइट है कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करके भेज सकते हैं। लेकिन यह टकराव को और बढ़ावा देगा। इस तरह से अगर कोई चीज होती है तो निश्चित ही टकराव और बढ़ेगा। बेहतर होगा और कि न्यायालय जो भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं उन सभी का बिंदुवार एक जवाब दे, जिससे कि राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका मिले। जो है पार्टी ए है या पार्टी बी है या पार्टी सी है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी की राजनीति इस पे बंद हो। और एक देश में जो सबसे बड़ी चीज है, न्यायपालिका को लोग बड़े स्वच्छ निगाह से देखते हैं, पवित्रता की निगाह से देखते हैं। और आपने देखा कि जब न्याय की देवी की मूर्ति का अनावरण हुआ था तो लोगों ने काफी सम्मान भी व्यक्त किया, चलो भाई अब ब्रिटिश कॉलोनियल मूर्ति हट गई, अब हमारी न्याय की देवी आ गई, अपनी देवी आ गई, अब हमारे यहाँ न्याय होगा। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित ही थोड़ा सा जो भावनाएं हैं लोगों की अदालत के प्रति सम्मान को ठेस तो लगती ही है। संदीप जी, ये जो जस्टिस वर्मा वाला मामला है ये कहां तक पहुंचा है? क्योंकि 3 जजों की जो कमेटी थी उसने तो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी सौंपी और राष्ट्रपति को भी सौंपी है। अब आगे क्या? आगे अब गेंद विधायिका के पाले में है, संसद के पाले में है कि क्या कार्यवाही की जाती है। क्योंकि बात आगे तो बढ़ चुकी है कि सब्सटेंशियल एविडेंस आ चुके हैं और रेकमेंड भी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे की कार्यवाही करने के लिए। तो इम्पीचमेंट तो होना ही चाहिए इनका। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्रिमिनल एफआईआर क्यों नहीं होगी, क्रिमिनल एफआईआर कब होगी, और एक सामान्य आदमी की तरह, एक अपराधी की तरह अगर किसी अपराधी के खिलाफ एविडेंस मिल जाए तो जो ट्रीटमेंट होता है वही सभी के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान में या कानून में कहीं भी इस तरह से अंतर नहीं किया गया है कि एक आम आदमी होगा तो उसका ट्रायल किस तरह से होगा और एक न्यायाधीश का ट्रायल किस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में जो प्रोटेक्शन मिले हुए हैं वह सिर्फ और सिर्फ न्यायिक कार्य से है, न कि न्यायिक कार्य से इतर कार्य करने के लिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोविजो जो सेकंड पैरा है उसमें केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सभी को फ्रीडम मिली हुई है उस न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही कर सके, और कहीं भी नहीं लिखा है कि प्री सैंक्शन लेनी आवश्यक है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किस चीज का इंतजार हो रहा है? देखते हैं। अभी तो माहौल आपको पता ही है कि देश में सीमा पे लड़ाई हुई तो ऑपरेशन सिंदूर था, और फिर बाद में सरकार भी अभी इंगेज है, तो फिर वक्फ का मामला चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा टकराव का दूसरा विषय सरकार न देना चाह रही हो अभी कुछ इस तरह का जो है। तो इसको थोड़ा सा समय देखा जा रहा है कि एक रीजनेबल टाइम पे इस बात को शुरू किया जाए जो है, या इस कार्यक्रम पे अमल किया जाए। इस बीच में अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तब बात बन सकती है, तो बच सकते हैं इम्पीचमेंट से, क्योंकि वो तो अड़े हुए हैं शायद कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पद नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रिजाइन कर दी तो निश्चित ही, या वीआरएस ले लें, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करते हैं, अब बचा नहीं है उनके पास कुछ, मतलब कहते हैं ना, सम्मान के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 3 जजों की फाइंडिंग आ चुकी है तो बचा क्या है। अब कहते हैं कि न्यायपालिका को ही वो कलंकित कर रहे हैं। जितना दिन वो बने रहेंगे कार्यकाल में उतने दिन सवाल लोगों के उठते रहेंगे। जिस दिन वो अदालत का दरवाजा छोड़ देंगे, अदालत में बैठना छोड़ देंगे, शायद इस पर से जनता का ध्यान हट जाए। लेकिन जब तक वो रहेंगे तब तक यह मामला सुलगता ही रहेगा। एक ऐसी आग लगी हुई है, रह रह के इसमें से चिंगारी निकलेगी। और मेरे उपराष्ट्रपति जी तो मतलब कहते हैं कि बिल्कुल खुल के बोलते हैं। एक चीज है मैं आपको बता दूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, तो आत्माएं बहुत ही तेजी से आहत होती हैं इन सब बातों से कि हमारे बीच का एक व्यक्ति जो है, जिसके हम इतने सम्मान की निगाह से देखते हैं, इस तरह से भयंकर भ्रष्टाचार के मामले में पाया जाता है। और हम तो कहेंगे कि चलो भाई, शुरू में जो चीजें कवर अप करने की हुई, लेकिन अंतिम समय में अंत भला तो सब भला, फाइंडिंग आ गई। कम से कम इतना तो कह दिया गया कि कुछ तो सब्सटेंशियल मिला इनके खिलाफ, नहीं तो बाकी जनता तो मान के चली थी हो सकता है क्लीन चिट ही मिले। लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है ना। आप ये भी तो देखिए कि सब कुछ मिल गया, उनके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं,
3 जजों की कमेटी को, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरह से एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। यही सवाल तो बार बार उपराष्ट्रपति धनखड़ पूछ रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने ये सवाल पूछा। तो मुझे तो लग रहा है कि इस मामले में जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वो खामोश बैठेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 14 सवाल पूछे गए हैं ना, हम्म। ये कुरुक्षेत्र में जो 5 गांव मांगे गए थे कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले, उसी का एक संकेत है। अगर इन 14 सवालों के जवाब सकारात्मक रूप से अदालत से मिल जाते हैं तो शायद बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर न्यायपालिका आगे बढ़ करके इसको आउटराइटली रिजेक्ट करती है कि नहीं जी, आपने एक रिव्यू वाली बात, अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए आप 14 सवाल लेके आ गए हैं, हम इसमें कोई रेफरेंस का जवाब नहीं देंगे, तब हो सकता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो टकराव है न्यायपालिका से, वो मुखर होके सामने आ जाए। तो निश्चित ही कुछ तो कुछ है कि मतलब यहाँ पे जिसके चलते यह फाइल अभी रुकी हुई है, नहीं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता। और अभी जो जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते देश का माहौल अभी दूसरी तरह से है, तो इस मामले को हवा देना ठीक भी नहीं था, क्योंकि कई फ्रंट पे सरकार एक साथ जो है किसी मामले में नहीं इंगेज हो सकती है। अभी सीमा पे भी हालात उस तरह से नॉर्मल तो नहीं कहे जा सकते जब तक कि पूरी तरह से चीजें रूटीन में ना आ जाएं। लेकिन संदीप जी, इतना जरूर है कि तमिलनाडु वाले मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जो डायरेक्शंस जारी कर दिए राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, उस मामले ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि उन 14 सवालों का जवाब कब दिया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति महोदया ने कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया। इन्होंने तो राष्ट्रपति के लिए भी टाइम तय कर दिया था कि 3 महीने में आप जवाब दीजिए। मजा तो तब आता अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कितने सारे पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं देश के अलग अलग अदालतों में, 5 करोड़ से ज्यादा, उनका टाइम फ्रेम तय कर दिया जाए कि 6 महीने में उन सबके फैसले सुनाए जाए। तब तो देश की जनता को अच्छा लगता कि हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो टकराव होता दिख रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, कब तक 14 सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट देता है और कैसे देता है। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बड़ी ही अच्छी जानकारी, बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, धन्यवाद।